कल्पना करना दिलचस्प है कि एक नदी जो आमतौर पर ढलान के साथ नीचे की ओर बहती है, वो अचानक गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को तोड़कर उल्टी दिशा में बहने लगे। या फिर कोई ऐसी नदी जो पहाड़ों में इतनी हिंसक हो कि विशाल चट्टानों को चकनाचूर कर दे, लेकिन मैदानों में आते ही मतलब इतनी शांत हो जाए कि उसकी सतह पर कोई हलचल ही नजर ना आए। बिल्कुल, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात लगती है। हाँ, आमतौर पर भूगोल को महज कुछ नक्शों, राज्यों की सीमाओं और टेढ़ी-मेढ़ी नीली रेखाओं के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन इन नीली रेखाओं के पीछे पृथ्वी के लाखों सालों के इतिहास, भयानक भौतिकी और लगातार बदलते हुए परिदृश्यों की कहानी छिपी होती है। एकदम सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मुख्य विषय है गंगा नदी प्रणाली। हम यहाँ ये नहीं रटेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, बल्कि इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। पहाड़ों के हिंसक संगमों से लेकर टेक्टोनिक हलचलों के रहस्यों और अंत में उस विशाल डेल्टा तक की बात करेंगे, जहां एक पूरी नदी अपने ही मलबे के बोझ तले दम तोड़ देती है। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं कहूंगी कि ये एक बेहद रोमांचक यात्रा होने वाली है, क्योंकि नदियों का जो मार्ग होता है, उनकी गति या उनका स्वभाव कभी भी कोई संयोग नहीं होता। हाँ, वो अपने आप तय नहीं होता। बिल्कुल नहीं। नदियां अपना रास्ता खुद तय नहीं करती। ये गुरुत्वाकर्षण, सतह की ढलान और धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल चल रही है ना, उसका सीधा परिणाम होता है। मतलब सारा खेल विज्ञान का है। हाँ, एक नदी अपना चरित्र कैसे बदलती है, इसके पीछे शुद्ध विज्ञान काम करता है। और इस विस्तृत चर्चा के जरिए हम इसी विज्ञान की परतों को खोलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नदी के जन्म से। आम धारणा तो यही है कि गंगा गोमुख से निकलती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन इस कहानी को गहराई से समझने के लिए मुझे लगता है कि गोमुख और भागीरथी को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना होगा। सही कहा। अपना सारा ध्यान सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी पर केंद्रित करते हैं। अलकनंदा को सिर्फ एक साधारण नदी मानना एक भूल होगी। ये पहाड़ों के बीच बना एक बेहद चौड़ा प्राकृतिक हाईवे है। एक प्राकृतिक हाईवे, ये बहुत ही सटीक उपमा है। एक ऐसा हाईवे जिस पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। पहाड़ों में ढलान यानी जो ग्रेडियंट होता है वो इतना अधिक होता है कि पानी का खिंचाव प्रचंड रूप ले लेता है। जब अलकनंदा इस ढलान से नीचे उतरती है तो अगल बगल की घाटियों से कई छोटी बड़ी नदियां अपनी पूरी गति के साथ आके इस मुख्य हाईवे में मिलने लगती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये नदियां इतनी तेज गति से आ रही हैं तो ये आपस में किसी शांत झील की तरह तो बिल्कुल नहीं मिलती होंगी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। पहाड़ों की इन संकरी घाटियों में ये मिलन सीधे तौर पर एक भयंकर टकराव होता होगा। एकदम हिंसक टकराव होता है। अगर इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो जब ढलान तीव्र होती है तो पानी की गतिज ऊर्जा यानी जो किनेटिक एनर्जी होती है वो अपने चरम पर होती है। मतलब पानी में बहुत ताकत होती है उस वक्त? बहुत ज्यादा। इस ऊर्जा के कारण ये नदियां सिर्फ पानी नहीं ला रही होती हैं, वे विशाल ग्लेशियर की बर्फ के टुकड़े, घर के आकार की भारी चट्टानें और टनों मलबा, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं। हाँ, सेडिमेंट, उसे काटकर अपने साथ बहा लाती हैं। जब दो आक्रामक नदियां इस भारी मलबे के साथ किसी संकरी घाटी में टकराती हैं तो पानी और पत्थरों के उस प्रचंड और कान फोड़ देने वाले संगम स्थल को ही प्रयाग कहा जाता है। अरे वाह, ये दृश्य तो किसी महाकाव्य के बड़े युद्ध जैसा लगता है। बिल्कुल। अलकनंदा के सफर में ऐसे 5 बड़े टकराव बिंदु आते हैं जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम अक्सर एक पहेली लगता है, लेकिन इसे याद रखने का एक बड़ा काव्यात्मक और दिलचस्प तरीका मौजूद है। हाँ, वो निमोनिक तकनीक। देव बसे, ये सुनने में किसी पौराणिक श्लोक जैसा लगता है, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा एक भौगोलिक नक्शा है। ये भाषाई तरकीब भौगोलिक संरचना को डिकोड करने के लिए एक बेहतरीन उपकरण है। अगर इस पंक्ति के हर शब्द को नदी के प्रवाह के साथ जोड़कर देखा जाए तो पूरी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। सबसे पहले आता है विष्णु, जो विष्णु प्रयाग को दर्शाता है। यहाँ अलकनंदा रूपी हाईवे में सबसे पहले जो नदी बहुत तेज गति से आकर टकराती है वो है धौलीगंगा। बिल्कुल। इसके ठीक बाद ढलान से थोड़ा और नीचे आने पर पंक्ति का अगला शब्द आता है नंद, यानी नंद प्रयाग।
हाँ, यहाँ अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है। ये संगम नाम के लिहाज से भी काफी सीधा है, क्योंकि नंदप्रयाग और नंदाकिनी एक ही ध्वनि साझा करते हैं। हाँ, ये याद रखना आसान है। इसके बाद तीसरा शब्द है कान, जो कर्णप्रयाग की ओर इशारा करता है, क्योंकि कर्ण का शाब्दिक अर्थ ही कान होता है। सही। यहाँ पिंडर नदी आकर अलकनंदा में अपना भारी मलबा और जल मिलाती है। और फिर चौथा शब्द है रुद्र, यानी रुद्रप्रयाग। ये वो जगह है जहाँ केदारनाथ की तरफ से आने वाली तेज रफ्तार मंदाकिनी नदी का अलकनंदा के साथ एक बहुत ही प्रभावशाली संगम होता है। और फिर अंत में इस पूरे पहाड़ी सफर का सबसे निर्णायक जंक्शन आता है। हमारी पंक्ति का अंतिम शब्द है देव, यानी देवप्रयाग। हाँ, देवप्रयाग। ये वही जगह है जहां इस अलकनंदा हाईवे में वो नदी आकर मिलती है जिसे हमने शुरुआत में किनारे रख दिया था। गोलोक से आने वाली भागीरथी। एकदम सही। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का विशाल और भारी जल स्तर आपस में टकराकर एक हो जाता है, तभी पहली बार इस संयुक्त जलधारा को गंगा का नाम मिलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गंगा किसी एक बिंदु से पैदा नहीं होती, बल्कि वो कई हिंसक नदियों के टकराव, मलबे और ऊर्जा के विलय का अंतिम परिणाम है। हाँ, वो एक पूरी प्रक्रिया है। अब जब 2525 किलोमीटर लंबी ये विशाल जलधारा पहाड़ों का सीना चीर कर नीचे आती है, तो इसके चरित्र में एक अचानक और हैरान करने वाला बदलाव आता है। हाँ। जो नदी पहाड़ों में चट्टानों को काट रही थी, वो अचानक इतनी शांत कैसे हो जाती है कि उसका आक्रामक रूप पूरी तरह गायब हो जाता है? इसके पीछे का रहस्य भौगोलिक ढलान या ग्रेडियंट का विज्ञान है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है हरिद्वार। हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ ये नदी पहली बार पर्वतीय इलाकों की संकरी घाटियों को छोड़कर समतल मैदानों में प्रवेश करती है। पहाड़ों में गुरुत्वाकर्षण पानी को लगभग एक वर्टिकल ड्रॉप की तरह नीचे खींच रहा था। मतलब सीधे नीचे की तरफ? बिल्कुल। लेकिन हरिद्वार में आते ही जमीन की ढलान अचानक लगभग शून्य के करीब पहुंच जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का वो स्रोत जो पानी को गति दे रहा था, वो अचानक गायब हो जाता है। एकदम से पकड़ा आपने। ढलान खत्म होते ही पानी की गति बहुत कम हो जाती है। अब पानी के पास आगे की ओर चट्टानों को काटने की ऊर्जा नहीं बचती। इसके परिणाम स्वरूप पानी आगे बढ़ने के बजाय किनारों की ओर फैलने लगता है। नदी संकरी घाटी से निकलकर अचानक बहुत चौड़ी हो जाती है और एक शांत विस्तृत प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है। मतलब हरिद्वार वो भौगोलिक स्विच है जो नदी के आक्रामक स्वभाव को बंद करके एक शांत चरित्र को चालू कर देता है। बिल्कुल, बहुत ही सटीक तरीके से समझाया आपने। अब जब नदी शांत होकर मैदानों में एक लंबी यात्रा पर निकल चुकी है, तो इसके रास्ते को लेकर भी अक्सर एक भौगोलिक भ्रम पैदा होता है। किस तरह का भ्रम? ऐसा लगता है जैसे गंगा उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश और बिहार गई और फिर सीधे पश्चिम बंगाल पहुंच गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये 4 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इस विशाल चौड़े रास्ते में एक राज्य अक्सर छूट जाता है, और वो है झारखंड। ओह हाँ, ये एक बहुत ही रोचक भौगोलिक ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। गंगा का प्रवाह झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को भी स्पर्श करता है। हाँ, साहिबगंज। इसलिए भौगोलिक रूप से ये 4 नहीं बल्कि 5 राज्यों की यात्रा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये नदी के बहाव का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ, और अगर इस यात्रा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मैदानों वाले हिस्से को गहराई से देखा जाए, तो नदी के प्रवेश और निकास के जिलों के नाम एक दिलचस्प भाषाई समानता रखते हैं। वो कैसे? ये नदी यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और सबसे पूर्वी जिले बलिया से होते हुए बिहार में निकल जाती है। बिजनौर से एंट्री, बलिया से एग्जिट, दोनों ही बर अक्षर से शुरू होते हैं। अरे वाह, ऐसे छोटे छोटे दिमागी जुड़ाव बड़े भौगोलिक परिदृश्यों को समझने में सच में बहुत मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल। जब ये विशाल नदी समतल मैदानों में शांत गति से बह रही होती है, तो इसके उत्तर में स्थित हिमालय से कई अन्य नदियां, जिन्हें हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, अपना पानी और पहाड़ों का मलबा लेकर इसमें मिलने आती हैं। हाँ, और इन हिमालयी नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर
एक बहुत ही स्पष्ट क्रम है और इसे याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है। हाँ, वो रामू वाली ट्रिक। हाँ, रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। रामू से रामगंगा, गोमती और घाघरा तो स्पष्ट ही हैं, फिर गंडक, कोसी और अंत में महान से महानंदा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हिमालय के ढलानों से उतरने वाले पानी के मुख्य रास्तों का सटीक अनुक्रम है। लेकिन इन सभी नदियों में से एक नदी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, कोसी नदी। इसे अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ गंगा मैदानों में शांत बह रही है, लेकिन ये कोसी नदी इतना भयानक और अप्रत्याशित बर्ताव क्यों करती है? ये पूरा तंत्र मुझे एक जाम हो चुकी विशाल नाली या क्लॉग्ड पाइप की तरह महसूस होता है। ये क्लॉग्ड पाइप वाली उपमा बहुत बेहतरीन है, और अगर उस नाली के आकार को हजारों गुना बड़ा कर दिया जाए तो ये उपमा पूरी तरह से विज्ञान के नियमों पर खरी उतरती है। कोसी नदी के इस हिंसक व्यवहार के पीछे हिमालय की बनावट जिम्मेदार है। कोसी नदी नेपाल के बहुत ही ऊंचे और अस्थिर हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। वहां के पहाड़ युवा हैं और आसानी से टूटते हैं। ढलान तीव्र होने के कारण कोसी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि लाखों टन भारी गाद, मिट्टी और पहाड़ों के बड़े टुकड़े बहुत तेज गति से नीचे लाती है। तो जैसे ही वो भारी मलबे वाली तेज नदी बिहार के सपाट मैदानों में पहुंचती है, तो वही हरिद्वार वाला भौतिकी का नियम लागू होता होगा कि ढलान खत्म हो गई। एकदम सटीक। बिहार के मैदानों में प्रवेश करते ही ढलान अचानक खत्म हो जाती है और कोसी नदी की गति लगभग रुक जाती है। हाँ। अब उस पानी में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो अपने साथ लाए गए उस भारी मलबे को आगे धकेल सके। अच्छा। नतीजा ये होता है कि वो सारा मलबा नदी की अपनी ही तलहटी में जमा होने लगता है। कुछ ही समय में ये मलबा पहाड़ का रूप ले लेता है और नदी के अपने ही मुख्य रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ये बिल्कुल एक प्राकृतिक बांध या जैसा आपने कहा जाम हो चुकी पाइप की तरह काम करता है। लेकिन पीछे से नेपाल से जो इतना सारा पानी लगातार तेज गति से आ रहा है, उसका दबाव तो बढ़ता जाएगा ना? वो पानी कहाँ जाएगा फिर? यही वो बिंदु है जहां तबाही होती है। पीछे से आ रहे पानी का दबाव लगातार बढ़ता रहता है। जब ये दबाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पानी उस रुके हुए मलबे से टकराकर अपने ही किनारों को हिंसक रूप से तोड़ देता है। बाप रे! नदी अपना पुराना रास्ता छोड़कर रातों रात एक बिल्कुल नया रास्ता बना लेती है। पानी का ये विशाल रेला उन गांवों, खेतों और बस्तियों में घुस जाता है जहां कल तक कोई नदी थी ही नहीं। रास्ते बदलने की इसी अप्रत्याशित और विनाशकारी प्रवृत्ति के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह प्रकृति के कारण और प्रभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हिमालय नदियाँ ऊंचाई और ढलान के कारण नीचे आ रही हैं और रास्ते में मलबा जमा कर रही हैं। ये सब गुरुत्वाकर्षण के सीधे नियमों के तहत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो भूगोल के इन सभी नियमों को ही चुनौती देता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को देखा जाए तो उसकी सामान्य ढलान या तो पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर। ये नदी पूर्व या पश्चिम जाने के बजाय गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उत्तर दिशा की ओर कैसे बहने लगती है? मतलब क्या पानी ढलान के विपरीत ऊपर चढ़ सकता है और पटना में गंगा से मिल सकता है? ये सवाल किसी को भी भ्रमित कर सकता है, लेकिन अगर इसे एक बड़े भूगर्भीय परिदृश्य से समझा जाए तो इसका उत्तर पानी के उल्टे बहने में नहीं, बल्कि टेक्टोनिक हलचलों में छिपा है। टेक्टोनिक हलचलें? यानी जमीन के अंदर की वो विशाल प्लेट्स जिन पर महाद्वीप टिके हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में बहुत भयंकर गति से टकराई थीं। तो उस महाटकराव के कारण सिर्फ हिमालय ही नहीं बना था, बल्कि जमीन के अंदर कई जगहों पर बहुत गहरी दरारें भी पड़ गई थीं। अच्छा। भूगोल की भाषा में इन विशाल दरारों को रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहा जाता है। सोन नदी इसी तरह की एक प्राचीन फॉल्ट लाइन या गहरी दरार के बीच बहती है। ओ, तो मतलब ये दरार इतनी गहरी है कि उसने पठार के उस सामान्य पूर्व पश्चिम ढलान को ही प्रभावहीन कर दिया। एकदम सही। वो दरार एक प्राकृतिक खंदक या कृत्रिम ढलान की तरह काम करती है। ये दरार पठार के सामान्य ढलान को पूरी तरह से काटकर उस नदी के पानी को एक चैनल में फंसा लेती है और उसे जबरदस्ती उत्तर दिशा की ओर ले जाती है।
सोन नदी का उत्तर की ओर बहना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जमीन के नीचे छिपी प्राचीन दरारें सतह के सामान्य भूगोल पर कैसे हावी हो सकती हैं। ये तो सच में पृथ्वी के इतिहास का एक खुला हुआ पन्ना है जो हमारे सामने बह रहा है। वैसे जब अपवादों और भौगोलिक भ्रांतियों की बात हो ही रही है तो एक बहुत बड़े भ्रम को भी यहीं स्पष्ट कर लेना जरूरी है। कौन सा भ्रम? अक्सर ये मान लिया जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो नदी प्रणालियों की अधूरी समझ के कारण पैदा होती है। इसे समझना बहुत आसान है अगर हम देवप्रयाग वाले उस संगम को याद करें। गंगा नाम तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद अस्तित्व में आता है। बिल्कुल। जबकि टिहरी बांध इस देवप्रयाग वाले जंक्शन से बहुत पहले बहुत ऊपर पहाड़ों में स्थित है। तकनीकी और भौगोलिक दोनों ही दृष्टियों से टिहरी बांध केवल और केवल भागीरथी नदी के प्रवाह पर बना है, गंगा पर नहीं। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। और जब हम बांधों और नदी पर मानव निर्मित ढांचों की बात कर ही रहे हैं तो प्राकृतिक भूगोल के साथ मानव इंजीनियरिंग के टकराव का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये दर्शाता है कि कैसे मानव अर्थव्यवस्था एक विशाल नदी प्रणाली को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। हाँ, मुझे लगता है कि आपका इशारा पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज की ओर है। जी हाँ। आमतौर पर जब भी बैराज या बांध का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले बाढ़ नियंत्रण या पनबिजली उत्पादन का विचार आता है। लेकिन फरक्का बैराज का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है। अगर ये बाढ़ रोकने के लिए नहीं है तो फिर इतनी बड़ी संरचना क्यों खड़ी की गई? इसे समझने के लिए हमें बंगाल में गंगा की स्थिति और अर्थशास्त्र को समझना होगा। बंगाल में पहुंचकर ये विशाल नदी दो मुख्य धाराओं में बट जाती है। एक है हुगली नदी जो भारत में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है और दूसरी है पद्मा जो आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हाँ। अब ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कोलकाता बंदरगाह इसी हुगली नदी के किनारे स्थित है। लेकिन बंदरगाहों के लिए तो सबसे जरूरी चीज होती है गहरा पानी, ताकि बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकें। वहां समस्या क्या है? समस्या है गाद यानी सिल्ट। हुगली नदी का ये क्षेत्र नदी के सफर का अंतिम हिस्सा है यानी डेल्टा क्षेत्र। यहाँ ढलान लगभग शून्य है, इसलिए नदी अपने साथ लाया सारा मलबा यहाँ जमा करने लगती है। हुगली नदी के तल में लगातार भारी गाद जमने से पानी बहुत उथला होने लगता है। हाँ। अगर नदी उथली हो गई तो करोड़ों डॉलर का माल लाने वाले बड़े मालवाहक जहाज बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ। वे नीचे नदी के तल से टकराकर फंस जाएंगे। इससे कोलकाता बंदरगाह का पूरा अर्थशास्त्र ही ठप हो जाएगा। ओ, तो यहाँ फरक्का बैराज की भूमिका आती है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो ये एक महाकाय फ्लश की तरह काम करता है। जिस तरह घरों में फ्लश पानी की तेज बहाव से सफाई करता है, फरक्का बैराज बिल्कुल वही इंजीनियरिंग नदी के स्तर पर लागू करता है। यह एक बहुत ही उपयुक्त दृश्य है। फरक्का बैराज गंगा के मुख्य प्रवाह को रोककर उसका अतिरिक्त पानी कृत्रिम रूप से मोड़ता है और उसे हुगली नदी की ओर धकेलता है। हाँ। जब पानी की यह भारी मात्रा अचानक हुगली में प्रवेश करती है तो वह एक विशाल फ्लश की तरह काम करती है। पानी का यह तेज कृत्रिम बहाव हुगली के तल में जमा हो रही सारी गाद को तेजी से बहाकर सीधे समुद्र के गहरे पानी में ले जाकर फेंक देता है, जिससे नदी की गहराई बनी रहती है और बड़े जहाज आसानी से बंदरगाह तक आ पाते हैं। यह कल्पना करना अद्भुत है कि एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था और एक ऐतिहासिक बंदरगाह का अस्तित्व इस बात पर टिका है कि इंसान द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम फ्लश हर दिन सही तरीके से काम करता रहे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सब के बाद अंततः जब ये सारा पानी और अरबों टन मलबा समुद्र के मुहाने पर पहुंचता है तो इस 2525 किलोमीटर लंबी महाकाव्य जैसी यात्रा का अंत कैसे होता है? इस यात्रा का अंत एक बहुत ही जटिल उमंग डेल्टा विज्ञान के तहत होता है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर तय करने के बाद जब नदी समुद्र के बिल्कुल पास पहुंचती है तो सतह की ढलान पूरी तरह से शून्य हो जाती है। अब पानी के पास रत्ती भर भी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती। पानी में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो अपने द्वारा लाए गए करोड़ों टन भारी मलबे को धकेल कर समुद्र के अंदर फेंक सके। तो नदी का वो मलबा जो इतने पहाड़ों और मैदानों से ढोकर लाया गया है, उसका क्या होता है? वो कहाँ जाता है? वो वहीं मुहाने पर जमने लगता है।
नदी इतनी थक चुकी होती है कि वो अपने ही मलबे के पहाड़ों से अपना रास्ता खुद ब्लॉक कर लेती है। अरे अब पीछे से आ रहे पानी को किसी न किसी तरह समुद्र में तो मिलना ही है, इसलिए पानी उस रुके हुए मलबे के ढेरों से टकराकर अगल-बगल से छोटे-छोटे रास्ते निकालने लगता है। इस तरह एक विशाल मुख्य धारा कई हजार छोटी बड़ी शाखाओं यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में छितर जाती है। हाँ, पानी और मलबे के इसी ब्लॉकेज और विभाजन की जटिल प्रक्रिया से दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब जो नदी पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बना सकती थी, वो अंत में अपने ही बोझ और मलबे के तले दबकर अनगिनत छोटी शाखाओं में बिखर जाती है। ये नदी के जीवन चक्र का एक बहुत ही काव्यात्मक अंत है। बिल्कुल। इस पूरे डेल्टा और नदी के लंबे सफर को देखते हुए इस पूरे इकोसिस्टम की जान माने जाने वाले एक बहुत ही विशेष जीव का जिक्र करना आवश्यक है, गंगा डॉल्फिन, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। नदी के स्वास्थ्य को समझने के लिए ये जीव सबसे संवेदनशील कड़ी है। गंगा डॉल्फिन एक अंधी मछली होती है जो देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि शिकार और रास्ते को खोजने के लिए इकोलोकेशन यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है। हाँ, लेकिन इसके शिकार करने के तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण इसका वैज्ञानिक महत्व है। विज्ञान की दुनिया में इस डॉल्फिन को एक बायो इंडिकेटर माना जाता है। बायो इंडिकेटर, ये शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है। ये इंगित करता है कि ये जीव किसी प्रयोगशाला के उपकरण की तरह काम करता है। हाँ, इसका वैज्ञानिक अर्थ ये है कि गंगा डॉल्फिन केवल और केवल अत्यधिक शुद्ध, साफ और ऑक्सीजन से भरपूर मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। अच्छा, यह प्रदूषण या रासायनिक कचरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि किसी इलाके में गंगा डॉल्फिन प्राकृतिक रूप से तैरती हुई दिखाई देती है, तो पानी की शुद्धता जांचने के लिए किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। अरे वाह! इस जीव की उपस्थिति ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वहां का पानी पूरी तरह से साफ है और इकोसिस्टम एकदम स्वस्थ है। और इसका विपरीत प्रभाव भी उतना ही भयानक है। अगर ये बायो इंडिकेटर किसी इलाके से धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वहां प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो चुका है। बिल्कुल सही। ये दर्शाता है कि नदी अपने प्राकृतिक रूप में मर रही है। ये डॉल्फिन सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये पूरी नदी प्रणाली के स्वास्थ्य का एक प्राकृतिक थर्मोमीटर है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एक नदी केवल पानी का बहना नहीं होती। ये एक पूरा जीवन चक्र है। ये पहाड़ों की बर्फ से शुरू होकर टेक्टोनिक दरारों, मानव निर्मित ढांचों और लाखों जीवों के जीवन को प्रभावित करते हुए अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए, तो आज इस विशाल नदी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा गया है। ये समझा गया कि कैसी पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर काइनेटिक एनर्जी के कारण नदियां अत्यंत हिंसक रूप से टकराकर प्रयाग का निर्माण करती हैं। ये भी स्पष्ट हुआ कि कैसे हरिद्वार में ढलान कम होती नदी का गुस्सैल चरित्र एकदम शांत हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उत्तर की ओर बहने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा मानव इंजीनियरिंग का वह पहलू भी समझ में आया, जहां फरक्का बैराज एक महाकाय कृत्रिम फ्लश की तरह काम करके एक पूरे बंदरगाह को गाद से बचाता है, और अंत में कैसे नदी अपने ही मलबे से हारकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये एक ऐसी भौगोलिक यात्रा है जिसमें भौतिकी के नियम, पृथ्वी का टेक्टोनिक इतिहास, मानव अर्थव्यवस्था और नाजुक पारिस्थितिकी सब एक दूसरे से एक अदृश्य चेन के जरिए गहराई से जुड़े हुए हैं। और इसी गहरे जुड़ाव से एक बहुत ही प्रासंगिक और बड़ा सवाल पैदा होता है। जिस नदी का पूरा चरित्र, उसका रास्ता, उसका शांत होना या उग्र होना और उसके हर एक प्रयाग का निर्माण पूरी तरह से उसके द्वारा लाए गए मलबे की मात्रा और भौगोलिक ढलान पर निर्भर करता है। हाँ, क्या होगा अगर आज हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति बहुत ज्यादा बदल जाए, या अगर मौसम के चरम बदलावों के कारण नदी द्वारा पहाड़ों से गाद लाने का तरीका ही पूरी तरह से उलट जाए। ये सच में एक गंभीर सवाल है। तो क्या यह संभव है कि आज से ठीक 100 साल बाद भूगोल की किताबों में नदियां अपना एक नया हाईवे बना लेंगी और आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से एक नया नक्शा और बिल्कुल नए प्रयाग याद करने पड़ेंगे? यह एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। यह पृथ्वी हमेशा से बदलती रही है
और ये नदी भी उसी निरंतर बदलाव का एक बहता हुआ स्वरूप है। स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और अपने आसपास की दुनिया के पीछे छिपे विज्ञान को समझते रहिए।